तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय किसी नगर का छात्र हूं और अभी हॉस्टल में हूं। आप लोगों ने बोला था हॉस्टल देखने के लिए, खैर हॉस्टल हम बाद में दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में हम स्पेशली अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये उसका फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब आती रहेंगी। सब में इंट्रो मेरा शायद यही रहे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाउस में ही इंट्रो शूट करता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जाएगा। तो आप अच्छे से एग्जाम सॉल्व करते रहें। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे नवोदय दोस्त वगैरह हैं सब, इन सब के हेल्प से आप लोग बोलो। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है तो हम नीचे कमेंट करना। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, मतलब एग्जाम के समय तक जितना ज़्यादा हो सके। तो आप काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया है। उसके बाद से हम कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पर भी बातें करते रहेंगे, साथ ही साथ और भी जगह से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम यहाँ से शुरू करेंगे। स्क्रीन पे एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्प्लेंडिड। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्प्लेंडिड का मीनिंग पता हो तो आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले स्प्लेंडिड का जो हिंदी होता है मैं आपको समझा दूं। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, मतलब वाह, मस्त, गजब, ऑसम। ये जितने भी चीजें आप बोलते हैं वो सब एक प्रकार से स्प्लेंडिड का सिनोनिम्स है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो स्टोरेज मीन होता है कमी, तो ये हमारा होगा नहीं, गलत हो गया। और इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वहीन, जिसकी कम वैल्यू हो, यानी जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हो। और उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है हमारा इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव मीन्स भी होता है शानदार, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऑप्शन डी को भी आप समझ लो, ऑप्शन डी एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है अत्यधिक, यानी टू मच। दिस इज जेएनवी पाठशाला का कोर्स आप डायरेक्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर के रोजर पे भी खरीद सकते हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई आ रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है वन हु इज इन चार्ज ऑफ आर्ट गैलरी। तो ये दोनों चीजें सेम होती है, आर्ट गैलरी हो या म्यूजियम हो, ये जो दोनों चीजें, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेम ही होता है और ये दोनों का आंसर भी सेम ही होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, म्यूजियम वाले का। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम या आर्ट गैलरी, क्यूरेटर जो लिखा है यही हमारा सही आंसर है। यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वार्डन। वार्डन मतलब होता है हाउस मास्टर, यानी नवोदय में हम लोग की देखभाल करते हैं, जो टीचर, उनको हाउस मास्टर ही बोलते हैं लोग, जबकि सीएचएस में उन्हें हाउस मास्टर को वार्डन ही बोला जाता है। तो ये वर्ड आप पहले से ही ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कैरेटर और दूसरा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मीन्स होता है जो एक कंपनी में काम करे, कंपनी की देखभाल करे, और केयर टेकर मीन्स भी होता है जो देखभाल करे। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना, करेक्ट स्पेलिंग बताना डिक्लेरेशन का। तो पहले डिक्लेरेशन का एक मैं आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ। तो सिनोनिम्स है अनाउंसमेंट। चलिए एक छोटी सी फनी बात मैं आपको बता दूं। अनाउंसमेंट अगर आपको याद करना है तो एन नाउन और सीमेंट, आप यहाँ पे देखो एन नाउन और सीमेंट, एंड नाउन सीमेंट, अनाउंसमेंट ऐसे हो गया, मतलब मैं फनी तरीके से बताया हूँ। वैसे डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा करना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ, आप उसका मीनिंग भी चेक कर लेना। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं बाकी सभी में गलत है, कहीं पे ए की जगह पे ई लिखा है, कहीं पे ई की जगह पे आई लिखा है। तो इस तरीके से और तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन फिल करना है। वैसे जो प्रीपोजिशन है ये काफी कॉमन चैप्टर है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा द पेशेंट डाइड
और यहाँ पे डॉट 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 फीवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइड है और आगे फीवर है, यानी किसी डिसीज का नेम है। तो जहाँ भी इस डाइड वर्ड के साथ डॉट डॉट लगा करके आगे किसी डिसीज का नाम दिया हो और हमें कुछ प्रीपोजिशन फिल करना हो, जैसे कि यहाँ पे डाइड हो गया डॉट और आगे हमारा कोई भी डिसीज का नेम दिया हो, किसी का भी कोल्ड फीवर या कफ किसी का भी दिया हो, तो वहाँ पे हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। आप याद रखना, हमेशा हम ऑफ का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा दूसरा होगा यानी बी होगा जो हमारा वो सही है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। वैसे यहाँ पे ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आर्टिकल पूछ रहा है, आपको आर्टिकल फिर करना है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल जो होता है ए एन और द होता है, या दी भी उसको कुछ लोग बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे ये जो हमारा द होगा ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैरिड के बाद से द यूरोपियन जो है, यूरोपियन वाइफ, तो यहाँ पे यूरोपियन कुछ अलग स्पेसिफिक चीज को नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा द भी नहीं होगा, नॉन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो एन होगा या ए होगा। तो अब हम सबसे पहले यूरोपियन में के ई को देखते हैं। तो ई देख करके आप एन को लगा दोगे, लेकिन एन हमारा गलत है। हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, हमारा ए ही लगेगा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोपियन को हिंदी में लिखो या इसका प्रोनाउंसिएशन करो तो ये यू से होगा, न कि वॉवेल हमारा कोई भी आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करते समय, इसका उच्चारण करते समय। तो इसीलिए ये जो हमारा होगा यहाँ पे हमारा ए ही लगेगा, न कि एन लगेगा। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। यू हैव एनी डाउट देन कमेंट्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। So this is the complicated question. So you have to be focused. अब इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट। यहाँ पे I shall help him with dot amount of money that he needs। अब यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान देना कि अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो मैं उसको बहुत सारे हेल्प करूंगा पैसों से, जितनी उसकी जरूरत होगी। यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो ही नीड्स दिया हुआ है, यानी उसकी जरूरत के हिसाब से उसे जितनी भी पैसों की जरूरत होगी मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी पैसों की जरूरत होगी उतनी पैसों की, तो यहाँ पे ये हमारा ए गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी को यहाँ पे भरे, बिग जो हमारा दिया हुआ है, जो बी ऑप्शन हमारा है, तो ये थोड़ा सा सटीक बैठता है। लेकिन अगर ये बिग के जगह पे यहाँ पे अगर ही नीड्स दिया हुआ है, इसीलिए ये सटीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है जितने पैसों की जरूरत होगी उतने पैसों का मैं हेल्प करूंगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि मैं उसे ज्यादा पैसों की हेल्प करूंगा, बड़े मात्रा में पैसों की हेल्प करूंगा। अगर वही यहाँ पे एनी भरा जाए तो ये सही हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई शैल हेल्प हिम विद एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट ही नीड्स। उसे जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं उतने पैसों का उसका हेल्प करूंगा, और विच तो हमारा होगा ही नहीं। So now you have to move to the next question, and this is the next question for you, and your time starts from now. चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये विजिटेड नॉट ओनली आगरा डॉट 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 दिल्ली, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉट ओनली को आप थोड़ा सा फोकस करना, और यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है। अगर इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करें तो उसने सिर्फ आगरा ही नहीं घूमा बल्कि दिल्ली को भी घूमा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बट हमारे पास कॉमन है। बट मतलब होता है यानी लेकिन, बल्कि, इस तरीके से हिंदी में शब्द होता है। अब यहाँ पे आप समझो, उसने सिर्फ आगरा ही नहीं घूमा बल्कि दिल्ली भी घूमा, बल्कि दिल्ली भी घूमा। तो भी मतलब होता है आल्सो, और यहाँ पे बट हमारे पास दिया हुआ है, तो बट आल्सो हमारा सही हो जाएगा। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बट आल्सो। बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एंड योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस से रिलेटेड आपको एक वर्ड बताना है जो यहाँ पे फील हो सके, विच इज द डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लेनेट फ्रॉम द सन, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, विच इज द लिखा है, यानी जहाँ भी द लगता है वहाँ पे हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे भी द रहता है वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और उसके लास्ट में EST लगा रहता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के लास्ट में EST लगा रहता है। तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से देखें तो हमारा कई ऑप्शंस इसमें ऐसे ही गलत हो जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन हमारा जो पहला है वो ऐसे ही गलत है, क्योंकि इसमें EST नहीं लगा हुआ है। और अब हमारे पास 3 ही ऑप्शंस बचा हुआ है, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो वैसे जो ऑप्शन हमारा थर्ड है, फॉरदेस्ट, वही हमारा सही है,
क्योंकि फर्देस्ट मतलब होता है दूरस्थ, यानी जो सबसे दूर हो, एक डिस्टेंस यानी टू मच डिस्टेंस को ये डिपेक्ट करता है यहाँ पे। और ये इसको हम फर्देस्ट के जगह पे FA भी लगा सकते हैं, U के जगह पे। ये दोनों सेम मीनिंग ही होता है। और बाकी ये जो दो मीनिंग लिखा हुआ है ये दोनों यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा, ये हमारा गलत दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए, किसी भी मुहूर्त का इंतजार न कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, तो पहले आप उपसर्ग को समझो। उपसर्ग और एक होता है, एक और हमारा वर्ड होता है प्रत्यय। अब इन दोनों में पहले आप डिफरेंस समझ जाओ ताकि कंफ्यूज ना होना। अब प्रत्यय में जो इसका पहला लेटर है वो हमारा प्र है, यानी प से आप एक प्रकार से याद करो पीछे, यानी जो भी शब्दांश किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, आप ध्यान देना, उसके अर्थ को बदल दे, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन उपसर्ग में यही उसका उल्टा होता है कि कोई भी शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके, मतलब पहले लग करके उसके अर्थ को ही बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ओम के आगे अगर आप सी लगा दो तो शिवम हो जाएगा। दिस इज द जोक। यहाँ पे वैसे ही हमारे पास उच्चारण शब्द है। अब यहाँ से आप समझो, अगर उच्चारण को आप तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। ये तो होगा हमारा उत और धनचारण। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला हमारा सही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से समझना, आप समझ जाओ कि यहाँ पे पूरा संधि आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पूरा स्वर संधि आज मतलब खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं इतना ट्रिक इसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले आप संधि समझो। संधि 3 पार्ट में होता है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप लिख लेना। एक होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो अब इन्हीं 5 को पहले आप समझ जाओ, क्योंकि आपके लेवल में ज्यादा से ज्यादा स्वर संधि से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि होता है, उसके 5 भेद होते हैं। तो 5 को याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उसे एकदम ध्यान से देखना। पांचों को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। पहला हमारा होता है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा हमारा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। आप भी ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना, किसी को भी इधर उधर न लिखना, क्योंकि इस तरीके से आपका ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, दीर्घ यानी डी से हम डी लिख लेते हैं दीर्घ से। अब ये जो गुण है इसको हम जी लिख लेते हैं, और ये जो हमारा वृद्धि है इसको भी लिखते हैं। जो हमारा यण संधि है उसको वाई लिखते हैं, और ये जो अयादि संधि है तो इसका हम ए लिख लेते हैं, यानी इसका फर्स्ट लेटर हम इंग्लिश का लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बन गया DGVYA। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझो, अगर हम जी की जगह पे अगर यहाँ पे आई कर देते हैं तो ये एक नाम बन जाता है, एक लड़की का नाम बन जाता है, DIVYA, दिव्या। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डी से जो हमारा होगा वो तो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। अब आई से जो है, आई बराबर आपको याद करना है हमेशा जी, आई बराबर जी याद करना है। तो जी से हमारा हो जाएगा गुण संधि, और भी से हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि, य से वाई से हमारा यण संधि हो जाएगा, और ए से अयादि संधि। तो इस तरीके से उन 5 को आप याद कर सकते हो। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है हमारा वीरधन इंद्र, यानी वीरेंद्र है, इसी का हमको संधि विच्छेद करना, इसको हमको बताना है कि ये कौन सा संधि है। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद किया गया है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो वीरधन इंद्र है, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो रूल होगा, जो नियम होगा वो ये होगा कि ये अ और प्लस ई से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी आता है अ प्लस ई का, ये गुण संधि में आता है। आप ध्यान देना, ये गुण संधि में आता है। अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे सर्च करके संधि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे करके वीडियो आप देख लेना। ऑप्शन जो होगा हमारा 4 सही होगा, गुण संधि। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू करो। अब इस क्वेश्चन में आपको कारक बताना है। वैसे कारक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब ज्यादा आता है, तो इसे भी आप छोड़ना नहीं, पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है। यहीं पे वो पूछ रहा है कि को जो है वो किस प्रकार का कारक है। तो अगर आप RMD डिपार्टमेंट से हैं
अब ये RMD जो होता है आप इसको समझ लो, रट्टा मार डिपार्टमेंट, इसको हम लोग नवोदय में बोलते हैं लोग। तो अगर आप रट्टू तोता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को पक्का गलत कर दोगे, क्योंकि अभी तक आपने यही याद किया होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से कारक से, इस तरीके से आप याद किया होगा, लेकिन ये सभी चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे को जो होता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे जो कर्म कारक होता है वो होता है को का सिंबल जो होता है, तो इस तरीके से। लेकिन इस ऑप्शन में हमारा कर्म कारक दिया है तो आप कर्म लगा सकते हो, लेकिन कर्म जो हमारा है वो गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा संप्रदान है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे सेंस निकाला जाए तो यही सेंस निकल रहा है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी वो कुछ दे रहा है। और संप्रदान शब्द और संप्रदान कारक में यही हमें सिखाया जाता है। अगर संप्रदान कारक का आप डिफिनीशन पढ़ो तो उसमें यही बताया गया है कि संप्रदान में कोई चीज किसी को दिया जाता है। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल आप समझो, मैंने मोहन को 5 रुपए दिए, मैंने मोहन को 5 रुपए दिए। अब मोहन को यहाँ पे आ रहा है को, लेकिन को भी यहाँ पे संप्रदान कारक ही होगा। जहाँ पे भी कोई चीज किसी को दिया जाता है वहाँ पे हमेशा हमारा संप्रदान कारक होता है। तो आप थोड़ा RMD डिपार्टमेंट से हट करके और थोड़ा सा मतलब रियल चीजों का नॉलेज लो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो और अच्छी अच्छी चीजों को समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा समास से है, और आपको पता है कि समास भी एक कॉमन चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्राधीन कौन सा समास है। अब वैसे अगर प्राधीन को अगर आप समझने की कोशिश करो तो प्राधीन मतलब होता है जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, यानी एक प्रकार से आप गुलाम टाइप का बोल सकते हो। यहाँ पे जो दूसरे के अधीन हो, तो ये जो हमारा समास होता है ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का भी जो षष्ठी भाग होता है, यानी जो छठा भाग होता है उसका वही होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन अलंकार चैप्टर से लिया गया। अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, एक अर्थालंकार एक शब्दालंकार। आप ध्यान देना, एक अर्थालंकार और एक शब्दालंकार, और सबके भी कुछ कुछ भेद होता है। तो ये सभी चीजें भी आप पढ़ लेना। वैसे हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मानुष मोती चुन। अब यहाँ पे बोल रहा उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज कॉमन है यहाँ पे, पानी पानी और पानी। और पानी का तीनों जगह पे अलग अलग अर्थ है। एक जगह यहाँ पे मनुष्य से रिलेट किया जा रहा है पानी को, दूसरे जगह मोती से और तीसरे जगह चुन से। तो यहाँ पे एक जगह पानी का अर्थ इज्जत है, एक जगह चमकना है इस तरीके से, और तीसरा एक प्रकार से तेज से लिया गया है। तो इस तरीके के अलंकार में जब एक ही शब्द उसका जो अर्थ हो अलग अलग आए, यहाँ पे जैसे पानी का अर्थ 3 आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है, अलग अलग अर्थ आ रहा है, तो इस तरीके का जो हमारा अलंकार होता है वो हमेशा सलेश अलंकार होता है। आप इसका ध्यान देना, सलेश अलंकार होता है। तो अलंकार चैप्टर भी आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझना है। यहाँ पे पूछ रहा है झांसी की रानी के रचनाकार हैं, तो ये वो झांसी की रानी नहीं है जो कविता आप 6th क्लास में पढ़े हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। लेकिन यहाँ पे हमसे जो झांसी की रानी पूछ रहा है ये एक उपन्यास है, तो इसका हमसे पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसके जो रचनाकार है ये है हमारा वृंदावन लाल वर्मा। आप ध्यान देना, वृंदावन लाल वर्मा ये उस समय लिखे थे झांसी की रानी पे ये उपन्यास जब हमारा देश आजाद हो रहा था, यानी 1940 के दशक में ये लिखे थे। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। अब ये जो वर्ड दिया हमारे पास अन्वेषण, इसको हमको तोड़ना अन्वेषण को। तो अन्वेषण को जब आप तोड़ोगे तो ये हमारा होता है अनुधनवेषण। अनुधनवेषण यानी ऑप्शन जो हमारा सेकंड होगा वो सही होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये जो अन्वेषण है ये किस कैटेगरी का संधि विच्छेद है, यानी ये स्वर संधि में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, आदि संधि है या यण संधि है, इस तरीके से पूछ दिया जाए तो अब आप क्या बताओगे।
तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हमारा जो रूल बनेगा वो अनुधन वेषण बन रहा है, यानी यहाँ पे हमारा उ मिल रहा है और प्लस यहाँ पे हमारा ए मिल रहा है। और जहाँ पे भी हमारा उ प्लस ए मिलता है तो वहाँ पे हमेशा हमारा एक ही संधि बनता है और वो संधि होता है हमारा यण संधि। आप इसका ध्यान देना, यण संधि हमारा होता है। तो इस तरीके से अनुधन वेषण जो होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। यहाँ पे अब आपसे परवाची शब्द पूछ रहा है, ये काफी इजी भी है। यहाँ पे पूछ रहा है आंकना शब्द का परवाची है। तो वैसे आपको पता होगा आंकना मतलब किसी चीज को परखना, उसका निरीक्षण करना। तो ये हमारा परखना सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। वैसे आप समझदार हो, कंफ्यूज नहीं हुए होगे। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना कि कौन सा शुद्ध है। चलिए हम सबको पढ़ करके चेक करते हैं। वह 10 कक्षा में पढ़ता है। अगर ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, वह 10 कक्षा में पढ़ता है मतलब कोई सेंस नहीं है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हमारा मतलब सही है वैसे भी। लेकिन यहाँ पे आप और 2 ऑप्शंस को देखेंगे, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पे 10वीं लिख दिया है। अगर 10वीं लिखा रहता तो ये भी सही होता। और यहाँ पे फिर से लिख रहा है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, 10वीं नहीं होता है, 10वीं होता है। तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था।